हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2024 में ही रिलीज हुई हॉरर मूवी एबिगेल का ब्रेकडाउन, जिसे बनाया है रेडियो साइलेंस ने, वही ग्रुप जो बना चुका है रेडी और नॉट, स्क्रीम 5 और 6। इसमें भी मेलिसा बरेरा ही लीड रोल में दिखाई देंगी। ये 1936 वाली ड्रैकुलास डॉटर का रीबूट है, या कह सकते हो कि उसकी मॉडर्न रीइमेजिनिंग है। इससे जुड़े जो भी अनसुने फैक्ट्स हैं या जो और भी डिटेल्स हैं वो मैं आपको एंड में बताऊंगा। तो चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम एबिगेल नाम की बच्ची को देखते हैं जो न्यूयॉर्क के किसी बिलियनर आदमी की बेटी है और साथ ही बहुत अच्छी बैले डांसर भी है। रात में डांस प्रैक्टिस करने के बाद वो अपनी रोल्स रॉयस में वापस घर जा रही थी और उसके घर के बाहर प्लान चल रहा था उसकी किडनैपिंग का। 6 लोगों का ग्रुप इसके घर के बाहर तैनात है और वो सब एक दूसरे को जानते भी नहीं। पहली बार मिले हैं 24 घंटे की जॉब के लिए। उन सब के अलग अलग रोल्स हैं। एक हैकर है, एक ड्राइवर, एक स्नाइपर, एक पहलवान, एक मेडिक जो बच्ची को इंजेक्शन देकर बेहोश करेगी, और एक है उनका लीडर। जैसे एबिगेल घर पहुंची, हैकर ने पूरा सिक्योरिटी सिस्टम हैक करके रास्ता क्लियर किया। फिर 3 लोग अंदर पहुंचे उसे किडनैप करने, लेकिन वो जॉन विक की फैन थी तो पेंसिल चलाने लगी। तब लीडर ने पंच मारकर उसे बेहोश करना चाहा तो मेडिक ने उसे रोक दिया। मेडिक को पता ही नहीं था कि किसी बच्ची को किडनैप करना है, पर अब तो जॉब पूरी करनी पड़ेगी। उसने आराम से एबिगेल को इंजेक्शन दिया, जिसके बाद वो बेहोश हो गई। अब बस उसे लेकर बाहर निकलना था, लेकिन तभी एबिगेल का डैड भी घर आ गया, जो इनके प्लान में था ही नहीं। इतने में वो अंदर आया, ये बैक डोर से बाहर निकल गए। गेट के पास पहुंचने वाले थे कि तभी सारी लाइट्स ऑन हो गई, जिस वजह से इन्हें और जल्दी भागना पड़ा। वैन में बैठकर सभी कैमरास को अवॉइड करते हुए शहर से बाहर निकलकर वो पहुंचे एक पुराने से मेंशन में, जहां पर उनका वेट कर रहा था असली बॉस लैम्बर्ट। एबिगेल को ऊपर रूम में ले जाकर बेड से बांध दिया और फिर लैम्बर्ट ने बताया कि मुश्किल काम तो हो चुका है, अब बस तुम्हें 24 घंटों तक एबिगेल का ध्यान रखना है। जब तक उसका डैड फिरौती के $50 मिलियन नहीं देता, उन पैसों में से इन सबको $7 मिलियन मिलेंगे। लैम्बर्ट ने साफ बोल दिया कि सिर्फ एक ही पर्सन एबिगेल के रूम में जाएगा, ताकि वो सिर्फ एक ही आवाज सुने, और इसके लिए उसने चुना मेडिक को। यानी एबिगेल की आंखों से पट्टी नहीं हटानी, ना ही उसकी हथकड़ियों को छेड़ना है। जाने से पहले लैम्बर्ट ने उन सब के फोन जमा कर लिए और मेडिक का फोन देखकर हमें पता चला कि इसका एक बेटा है एबिगेल की ही एज का। जाते जाते लैम्बर्ट उन सबको नाम भी दे गया, ताकि एक दूसरे को बुलाने में दिक्कत ना हो। रियल नाम तो यूज नहीं करने। लीडर को नाम मिला फ्रैंक, ड्राइवर को डीन, हैकर को सैमी, पहलवान को पीटर, मेडिक को जोई और स्नाइपर को रिकल्स। ये सारे नाम है रैट पैक के मेंबर्स के, और लैम्बर्ट भी उन्हें कुछ ऐसा ही बोल कर गया, माई लवली पैक ऑफ रैट्स। उसके जाते ही ये सब शराब पीने में लग गए, सिवाय जोई के। घर के अंदर शराब का भंडार है। इसी बीच सब एक दूसरे के बारे में गैस कर रहे थे कि कौन क्या करता है, और इस काम में जोई माहिर थी तो उसने सब के बारे में एकदम सटीक गैस कर दिया। और फ्रैंक ने कर दिया जोई के बारे में कि ये पहले आर्मी मेडिक थी, लेकिन इसे ड्रग की लत लग गई थी, जिस वजह से अपने बेटे से भी दूर होना पड़ा, और इसी वजह से ये कैंडी खाती रहती है। फ्रैंक न्यूयॉर्क पुलिस में डिटेक्टिव था और ये लैम्बर्ट को पहले से जानता है, पर इनमें से कोई भी ये नहीं जानता कि आखिर एबिगेल का डैड कौन है। सैमी अमीर घर की रेबल बेटी है, रिकल्स भी आर्मी में स्नाइपर था, डीन अच्छा ड्राइवर है, और पीटर को उसकी बॉडी की वजह से चुना। जो एबिगेल को चेक करने जाती है और उसे रोता हुआ देखकर पूरी तरह पिघल जाती है, क्योंकि इसका भी एक बच्चा है। भावनाओं में बहकर उसने सारे रूल्स तोड़ दिए। एबिगेल की आंखों से पट्टी भी हटा दी और हथकड़ियां खोलकर उसके हाथों को आगे करके बांध दिया। फिर प्रॉमिस भी किया कि मैं कोई नुकसान तुम तक पहुंचने नहीं दूंगी। एबिगेल बताती है कि मेरे डैड को मेरी कोई चिंता नहीं है, तुम्हें कोई पैसा नहीं मिलने वाला। बस ये सुनकर जोई नीचे जाने लगी। तब एबिगेल ने बोला कि जो भी तुम्हारे साथ होने वाला है उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। जोई ने यह बात जाकर फ्रैंक को बताई तो फ्रैंक भी एबिगेल के रूम में पहुंच गया। उसने भी रूल तोड़ दिया, और वो ये भी नहीं जानता था कि जोई ने एबिगेल की पट्टी हटा दी। एबिगेल ने उसका फेस देख लिया। जल्दी से अपने फेस को कवर करके वो गन पॉइंट पर एबिगेल से पूछता है कि तेरा बाप कौन है। डर के मारे एबिगेल ने बता दिया
क्रिस्टोफ लाजार। और ये सुनते ही फ्रैंक के होश उड़ गए क्योंकि क्रिस्टोफ लाजार सबसे बड़ा क्राइम बॉस है, बल्कि उससे भी ऊपर है। उसके बारे में ऐसी ऐसी कहानियां पॉपुलर हैं जिनके ऊपर यकीन कर पाना भी मुश्किल है, और ज्यादातर लोग तो यही मानते हैं कि वो एक अर्बन लेजेंड है। ऐसे आदमी की बेटी को ये उठा कर ले आए, डरना तो बनता है। खैर ये नहीं जानते, पर हम जानते हैं कि एबिगेल का बाप ड्रैकुला है, यानी एबिगेल भी एक वैम्पायर है, तभी तो रात में डांस प्रैक्टिस कर रही थी। इसके बाप का बहुत बड़ा क्राइम का एम्पायर है, क्योंकि खून तो चाहिए होता होगा उसे, जबकि आज तक किसी ने उसे देखा भी नहीं। और अगर आप सोच रहे हो कि ड्रैकुला इतना अमीर कैसे है, तो हजारों सालों से जिंदा है, अमीर नहीं होगा तो क्या होगा। और सेंचुरी के हिसाब से लग्जरी एंजॉय करता है। कभी घोड़ा गाड़ी होगी, आज रोल्स रॉयस जी वैगन है, कभी कैसल था, आज मैंशन है। आईफोन भी चलाना सीख गया होगा, क्योंकि सैमसंग से तो चिढ़ता होगा, सन है ना उसमें। फिर बाप का नाम जानने के बाद फ्रैंक तो अपना बैग लेकर वहां से जाने लगा। बाकियों ने रोका तो सारी बात खुल गई। भाड़ में गई जॉब, अब कोई भी रुकना नहीं चाहता, लेकिन जा भी नहीं सकते क्योंकि रूल्स टूट चुके हैं। एबिगेल ने फ्रैंक का फेस देख लिया, तो जब वो अपने डैड को बताएगी फ्रैंक नहीं बच पाएगा, और अगर फ्रैंक फंसा तो ये बाकी सबको भी फंसवा देगा, क्योंकि अब ये सब एक दूसरे के बारे में जान चुके हैं उस गैसिंग वाली गेम की बदौलत। सिंपल रास्ता यही है कि एबिगेल को मारकर निकल जाओ, लेकिन जोई ऐसा होने नहीं देगी। आखिर में हल ये निकला कि बाप को भूल जाओ, 22 घंटे बचे हैं, बस चौकन्ने रहकर अपना काम करो। बाहर से कभी भी खतरा आ सकता है, तो सबको सावधान रहना होगा। ये फाइनल होते ही हर कोई अपने काम पर लग गया। घर को छानते हुए जोई पहुंच गई लाइब्रेरी में, जहां पर एक बड़ा सा स्टैचू था, एक आदमी और एक बच्ची का। स्टैचू के ऊपर एक बड़ा सा रोशनदान था जो अटक रहा था, तो जोई ने उसे खोल दिया। फिर वो पहुंची रिकल्स के पास, जहां पर डील हुई कि बाकी सब तो बेवकूफ हैं, हम दोनों को एक दूसरे का ख्याल रखना होगा। इधर डीन भी घर में घूम रहा था, और ऐसे ही उसे मिले कुछ पेंटिंग्स। एक तो इस घर की ही थी और एक थी उसी आदमी और बच्चे की। अब तक आप समझ ही गए होंगे कि ये ड्रैकुला और एबिगेल ही हैं, और ये उनका पुराना मैंशन है शहर से बाहर, जिसके अंदर ये सब कैद हैं, इन्हें बस पता नहीं। डीन बेसमेंट में पहुंचा तो वहां उसके ऊपर अटैक हो गया। उसकी चीखें सुनकर सैमी आई तो उसे मिली डीन की सर कटी लाश। और ये हाल इसका किया किसने? एबिगेल ने। जब सैमी आई थी तो एक पल के लिए वो बैकग्राउंड में दिखाई दी थी। एबिगेल है या कोई डॉल है, वो साफ पता नहीं चल रहा। खैर बाकी सब भी नीचे आए तो उन्हें ये समझ आया कि शायद क्रिस्टोफ लाजार का हिटमैन वेल्डेस एबिगेल को लेने आ चुका है। वो हमारा भी यही हाल करेगा जो डीन का हुआ। अब सवाल ये उठा कि वेल्डेस को ये लोकेशन किसने बताई? क्या लैम्बर्ट उसके साथ मिल गया, या फिर वेल्डेस इन्हीं में से कोई एक है? वो सब एबिगेल को चेक करने गए तो वो रूम के अंदर बंद थी, लेकिन रिकल्स को रिस्क नहीं लेना, इसलिए वो तो जाने लगा, लेकिन जा नहीं सकता क्योंकि मेन दरवाजे के आगे एक मजबूत गेट आ चुका है। उसे खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो हिला तक नहीं, और जैसे उसे छेड़ा घर की सारी विंडोज को लोहे की बड़ी बड़ी प्लेट्स ने कवर कर लिया। यानी ये सब इसी मैंशन के अंदर पूरी तरह फंस चुके हैं। लैम्बर्ट ने इन सबको फंसा दिया, और ऐसा कुछ होगा ये तो पहले से साफ था, क्योंकि बच्ची का पहरा देना था, लेकिन घर में शराब का खुला भंडार भी है। ऑब्वियसली इन्हें फंसाया जा रहा था। इन्होंने एबिगेल को किडनैप नहीं किया, बल्कि वो खुद किडनैप हुई। ये घर भी उसी का है। उसने इन सबको फंसवाया और अब एक एक करके इन सब का खून पिएगी, लेकिन ये सब अब भी इस बात से अनजान है। इन्हें लगता है कि बच्ची तो बेचारी है, उसके ऊपर तो शक गया ही नहीं अब तक। इस सब के बीच वो रिकल्स की राइफल भी गायब कर चुकी है। जोई उससे जाकर पूछती है कि मेरे और चश्मे वाले अंकल के अलावा कोई और इस रूम में आया था क्या? एबिगेल क्या बताती। रो धोकर वो मैनिपुलेट करने में लग गई। उसने बोला कि चश्मे वाले अंकल मेरे डैड के लिए काम करते हैं और उनका नाम है वेल्डेस। कुछ इस तरह एबिगेल ने इनके बीच में फूट डाल दी। जोई ने रिकल्स के साथ मिलकर प्लान बनाया कि सबको मारकर हम दोनों यहाँ से निकल जाएंगे, और रिकल्स जरा सा आगे ही बढ़ा था कि तभी एक ही झटके में एबिगेल ने उसे नोचकर मार डाला। जोई देख भी नहीं पाई, वो सीधा जाकर फ्रैंक से भिड़ गई, पर फ्रैंक वो चीज समझ गया जो जोई नहीं समझ पाई। एबिगेल इनका पागल बना रही है। वो एबिगेल को मारने पहुंचे, लेकिन जोई उन्हें रोक रही थी। वो ऐसे ही आपस में लगे रहे, और इतने में एबिगेल हथकड़ियां निकाल कर तैयार हो गई। अपना असली रूप लेकर वो पीटर के ऊपर टूट पड़ी। तब फ्रैंक ने उसके माथे में गोली मारी, जिससे वो पीछे जा गिरी, लेकिन वैम्पायर्स ऐसे नहीं मरते। एक ही सेकंड में उसका घाव हील हो गया। तब जोई ने खुद उसे गोलियां मारी, जिनका कोई फायदा नहीं हो रहा था, इसलिए फ्रैंक ने जल्दी से दरवाजा बंद करके लॉक कर दिया। तब जाकर उनकी जान बची, लेकिन कितनी देर के लिए? रहना तो इसी मैंशन में है। चलो अच्छा हुआ जोई की आंखों से भी पट्टी उतर गई। एबिगेल की तो उतार ही दी थी इसने। अब वो सब जान चुके थे कि एबिगेल एक वैम्पायर है, तो वैम्पायर को मारने के लिए जो कुछ चाहिए होता है वो ये जमा करेंगे। क्रॉस, वुडन स्टेक्स और लहसुन। सैमी को किचन से लहसुन लाने भेजा तो वो प्याज ले आई। हैकर है ना? हैकर है, लेकिन इस मैंशन को अनलॉक नहीं कर सकती, क्योंकि ऐसा करने के लिए यहाँ के कंट्रोल रूम में जाना पड़ेगा, जो इन्हें मिला नहीं। अब सारा जरूरी सामान जमा करके वो एबिगेल को मारने चल दिए, लेकिन जोई नहीं गई, क्योंकि वो समझ चुकी है कि ये बेवकूफी होगी। एबिगेल
काफी स्मार्ट है, ऐसे सामने से जाकर उसे मारा नहीं जा सकता। अभी ट्राई किया तो था। फिर भी ये तीनों पहुंच गए पर रूम में वो थी नहीं। वो तो डीन की लाश के साथ स्टेज पर डांस कर रही थी। मौका देखकर तीनों ने उस पर अटैक कर दिया, लेकिन उसने बड़े आराम से तीनों को काउंटर कर दिया, वो भी नाचते हुए। लहसुन स्मेल करके सैमी को पीटा, पीटर के क्रॉस से उसी की छाती में छेद कर दिए और फ्रैंक के हाथ से स्टेक छीनकर उसी की थाई के आर पार कर दिया। कुछ इस तरह अपना बुरा हाल करवा कर ये तीनों वापस नीचे आ गए। इससे समझ आया कि ना तो लहसुन वर्क करेगा ना ही क्रॉस, शायद स्टेक कर दे। लेकिन एक चीज है जिसने पहले भी वर्क किया था और अब भी करेगी, वो है बेहोशी का इंजेक्शन। अब वो चारों अलग अलग होकर एबिगेल को ढूंढने लगे। जिस बीच एक चमगादड़ से डरकर सैमी जा गिरी लाशों से भरे पूल में। यानी एबिगेल ये खेल खेलती रहती है और क्या पता वो चमगादड़ एबिगेल ही हो। वो बस इनके मजे ले रही है। थोड़ा खेलने के बाद इन्हें मारेगी, वरना सीधे मारना होता तो कब का मार देती। उसे थोड़ा फन चाहिए। डांस मूव्स दिखाते हुए वो सबके पीछे पड़ गई और फ्रैंक उसकी चपेट में आ चुका था। तभी सैमी बीच में आ गई तो उसने सैमी के हाथ पर काट लिया। इसके बाद फ्रैंक की टांग पकड़कर वो हवा में उड़ने लगी। बस तभी पीटर ने कूदकर उसे दबोच लिया और जोई ने इंजेक्शन ठोककर बेहोश कर दिया। चारों ने जल्दी से उसे एलिवेटर में बंद कर डाला। होश आने पर वो फिर से नाटक करने लगी, लेकिन अब ये समझ चुके हैं कि वो कोई बच्ची नहीं है। बॉडी से बच्ची जरूर दिखती है, लेकिन एज उसकी कई 100 साल है। कई सदियों से वो जिंदा है। इनकी दादी की दादी की दादी से भी बड़ी है। खैर वो सब कुछ रिवील कर देती है कि लैम्बर्ट मेरे लिए ही काम करता है और मैंने ही तुम सबको फंसवाया, क्योंकि किसी न किसी तरह तुम सब ने मेरे डैड का नुकसान किया। जैसे सैमी ने एक कंपनी के अकाउंट को हैक करके उसमें से पैसे निकाल लिए थे, वो इसके डैड की कंपनी थी। पीटर ने भी पैसे चुराए थे, वो भी इसके डैड के ही थे, क्योंकि बहुत बड़ा एम्पायर है जिसमें कई सारी छोटी छोटी कंपनीज हैं। फ्रैंक ने 3 आदमियों को अरेस्ट किया था, वो इसके डैड के ही वर्कर थे। और जिस वेल्डेस की कहानियां मशहूर हैं वो एबिगेल ही है। यही जाकर चीर फाड़ करती है अपने डैड के लिए। जोई भी एक आदमी के अंदर से गोली निकाल रही थी, लेकिन नशे में होने की वजह से उल्टा इसने उसकी नस काट दी थी, जिस वजह से वो आदमी मारा गया और वो भी एबिगेल के डैड का खास था। तो एबिगेल ऐसे ही लोगों को फंसा कर मार देती है, क्योंकि इसका डैड सच में इसकी परवाह नहीं करता। तभी ये इतना कुछ कर रही है ताकि खुश होकर इसका डैड इसे शाबाशी दे, लेकिन अब तक तो ऐसा हुआ नहीं। किडनैपिंग के टाइम पे जो घर पे आया था वो भी इसका डैड नहीं था। इसका डैड तो इससे मिलता तक नहीं। खैर ये इन सब के असली नाम भी जानती है। सैमी का है जेसिका हर्नी, पीटर का टेरेंस लुकवा, फ्रैंक का एडम बैरेट और जोई का एना लूसिया क्रूज। एबिगेल उन्हें ऑफर देती है कि जो भी मुझे इस केस से निकालेगा उसे मैं जाने दूंगी। ऑब्वियसली वो झूठ बोल रही थी, लेकिन पीटर उसकी चाल में फंस गया। वो उसे फ्री करने वाला था, इसलिए मजबूरन जोई ने उसे गोली मार दी, लेकिन सोच समझ के ऐसी जगह जिससे ज्यादा नुकसान न हो। फिर जोई और सैमी उसे पैचअप करने ले गए और इतने में एबिगेल ने फ्रैंक के साथ डील कर ली कि मैं तुम्हें बाहर निकालूंगी, तुम मुझे निकालो। उसने फ्रैंक को बता दिया कि लाइब्रेरी में एक बुक रखी है, एंड देन देयर वर नन। उसे खींचोगे तो एक सीक्रेट दरवाजा खुलेगा जिसके रास्ते तुम बाहर निकल जाओगे। फ्रैंक को लगा कि सच होगा, लेकिन एबिगेल इनके साथ खेले जा रही है। एंड देन देयर वर नन बुक की स्टोरी भी सेम ऐसी है जैसा अभी इनके साथ हो रहा है। उसमें भी स्ट्रेंजर्स का एक ग्रुप एक घर के अंदर फंसा होता है और एक एक करके उनका नंबर लगता है। बल्कि फ्रैंक यानी डैन स्टीवंस ने तो उस किताब की नरेशन भी की है रियल लाइफ में। तो इनके साथ भी खेल रही है और हमारे साथ भी। फ्रैंक ने डील तो की थी लेकिन निभाई नहीं, उसे बाहर नहीं निकाला। लेकिन इससे क्या ही फर्क पड़ता है। इन्हें लगता है कि ये उसे कैद करके रख सकते हैं। ये वहम भी उसने एक ही झटके में तोड़ दिया एलिवेटर के गेट के साथ। फिर नाचते हुए वो फ्रैंक के ऊपर हावी हो गई। शोर सुनकर जोई भागते हुए आई और आते ही उसने विंडो पर लगे वुडन प्लैंक्स को तोड़ दिया, जिससे सनलाइट अंदर आई और सनलाइट पड़ते ही एबिगेल का हाथ ब्लास्ट हो गया। हालांकि हाथ उसका दोबारा उग रहा था, लेकिन दर्द भी उसे बहुत हो रहा था। यानी सनलाइट घातक साबित होगी। इसलिए वो सब पहुंच गए लाइब्रेरी में, उसी रोशनदान से आ रही सनलाइट के नीचे। सैमी को एबिगेल ने काटा था, इसलिए वो सनलाइट में आने से डर रही थी कहीं ब्लास्ट ना हो जाए, लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ। इसी बीच फ्रैंक ने वो किताब ढूंढ कर निकाल ली, लेकिन उसे खींचने से कोई सीक्रेट दरवाजा नहीं खुला। जोई ने सोचा कि दीवार तोड़कर निकल जाएगी, लेकिन ये प्लान भी बकवास था। तब सैमी कहती है कि हमें घर का पावर सोर्स ढूंढना होगा, उसे बंद करने पर शायद दरवाजे खुल जाएं। 2 टीम्स में बंटकर वो पावर सोर्स ढूंढने में लग गए। सैमी और पीटर एक साथ, फ्रैंक और जोई एक साथ। लेकिन बीच में ही सैमी वैम्पायर में बदल गई उसी बाइट की वजह से, और एबिगेल का उसकी बॉडी पर कब्जा हो गया। अब इसकी आंखें बदलकर एकदम एबिगेल जैसी हो चुकी हैं, जिससे पता चलता है कि एबिगेल का इसके ऊपर कंट्रोल हो चुका है। अब ये उसी के इशारों पर चलेगी, या कहूं कि नाचेगी। तो बिना कोई देर किए उसने पीटर को निपटा दिया। फिर उन दोनों को बहकाकर अपने पास बुलाया, लेकिन उसकी चाल ढाल देखकर जोई समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर उसने खुद ही फेस रिवील कर दिया, जिसे देखकर ये दोनों भागते हुए लाइब्रेरी में पहुंचे, जहां पर सनलाइट को रिफ्लेक्ट करके जोई ने सैमी के चीथड़े उड़ा दिए। तभी एक सीक्रेट दरवाजा खुला
उसके पीछे था कंट्रोल रूम जहाँ पर मौजूद था लैम्बर्ट, एक वैम्पायर। जोई की गर्दन दबोचकर वो फ्रैंक को पूरा मामला समझा देता है। 2 साल पहले एबिगेल ने इसे बाइट करके वैम्पायर बनाया था ताकि उसके डैड का नुकसान करने वालों को फंसाने में ये उसकी मदद करे। तब से यही सबको इस घर में लाकर फंसाता है और इसे इसलिए चुना क्योंकि फ्रैंक ने जो उसके डैड का नुकसान किया था उसमें लैम्बर्ट ने भी हेल्प की थी। उसी की सजा ये काट रहा है, लेकिन अब और नहीं। वो फ्रैंक से डील करता है कि मैं तुम्हें भी वैम्पायर बना दूंगा, बस तुम्हें मेरी मदद करनी होगी एबिगेल को मारने में। पहले एबिगेल को मारेंगे, फिर उसके बाप को, इसके बाद सब कुछ हमारा होगा, सदियों तक ऐश करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि जब लैम्बर्ट को एबिगेल ने टर्न किया सैमी की तरह, तो लैम्बर्ट एबिगेल के कंट्रोल में क्यों नहीं है? इसका जवाब तब मिला जब फ्रैंक ने डील के लिए हाँ कर दी। लैम्बर्ट ने उसे बाइट किया, लेकिन फिर अपना खून भी पिलाया, जो एबिगेल ने सैमी के साथ नहीं किया था। बस इसी वजह से लैम्बर्ट उसका गुलाम नहीं है, जैसे फ्रैंक अब लैम्बर्ट का नहीं है। ये दोनों कोई स्लेव नहीं है, बल्कि पूरे वैम्पायर बन चुके हैं, क्योंकि वैम्पायर का खून इनके अंदर है, जो सैमी के अंदर नहीं था। तभी तो फ्रैंक ने इस डील के लिए हाँ बोला, क्योंकि वैम्पायर बनते ही उसने सबसे पहले लैम्बर्ट को ही मारा, उसके दिल में स्टेक घुसाकर। तभी एबिगेल आ गई तो फ्रैंक ने सीधा उसकी गर्दन में दांत गड़ा दिए। एबिगेल को पता ही नहीं था कि ये भी वैम्पायर बन चुका है और एबिगेल पर वो भारी पड़ रहा है। बड़े आराम से वो एबिगेल का खून चूसने में लगा हुआ था। इसका फायदा उठाकर जोई ने घर को अनलॉक किया, फिर अपना फोन लेकर वो भाग निकली, लेकिन ज्यादा आगे नहीं जा पाई। फ्रैंक ने उसे इधर उधर फेंक कर काबू कर लिया। फ्रैंक का प्लान है जोई को बाइट करके अपना गुलाम बनाना, फिर इसके हाथों एबिगेल को मरवाना और उसके बाद इसी के हाथों इसके बेटे को मरवाना। जोई उसके सामने कुछ भी नहीं कर पा रही थी, तभी एबिगेल भी बीच में आ गई। उसने जोई से डील की कि फ्रैंक को मारने में मेरा साथ दो, मैं तुम्हें जाने दूंगी। मूवी का नाम डील क्यों नहीं रखा? और दोनों ने फ्रैंक के खिलाफ टीम अप किया, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। एक सरिया जोई के कंधे के आर पार करके फ्रैंक ने उसे पिन कर दिया। इसके बाद एबिगेल का और खून चूसकर उसे भी लेटा दिया। खून नहीं बचा तो एबिगेल वीक हो चुकी थी। फ्रैंक ने खींचकर जोई को फ्री किया और फिर उसे भी बाइट कर लिया। और वो जोई को ऑर्डर दे रहा था कि एबिगेल को मार दे, लेकिन जैसा कि हम देख सकते हैं जोई की आंखें पहले जैसी हैं, ये फ्रैंक की आंखों के जैसी नहीं हुई। यानी जोई इसके कंट्रोल में नहीं है, वो बस नाटक कर रही है। मौका देखकर उसने फ्रैंक के ऊपर ही अटैक कर दिया और इस बार दोनों ने मिलकर फ्रैंक को खत्म कर डाला। एबिगेल ने बताया कि वैम्पायर्स की एबिलिटीज को सीखने में काफी लंबा टाइम जाता है, तभी फ्रैंक जोई को कंट्रोल नहीं कर पाया। और क्योंकि अब वो मर चुका है तो जोई पे बाइट का कोई असर नहीं होगा, ये वैम्पायर नहीं बनेगी। खैर डील के तहत एबिगेल ने जोई को जाने के लिए बोल दिया, लेकिन तभी वहां पर आ गया एबिगेल का डैड मॉडर्न ड्रैकुला। वो जोई के खून का प्यासा हुआ पड़ा था, इसलिए एबिगेल को बीच में आना पड़ा। एबिगेल के कहने पर उसने जोई को बड़े आदर पूर्वक जाने दिया। जोई भी जाकर वैन में बैठी और लॉलीपॉप मुंह में डालकर वहां से निकल गई। इसी लॉलीपॉप के साथ इसने जॉब की शुरुआत की थी और इसी के साथ एंड की। बस यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। आखिर में खून से सनी फाइनल गर्ल को रेडियो साइलेंस कुछ इस तरह दिखाते हैं ताकि वो बैडअस लगे और हिंदी में नहीं बोल सकता, पर ये चलता भी है। रेडी और नॉट सबको याद है। मूवी की बात करें तो कोई एवरेज मूवी तो ये नहीं थी, लेकिन उतनी ज्यादा कोई खास भी नहीं थी। हालांकि ये हमेशा याद रखी जाएगी एबिगेल की वजह से, जो भी उसकी एक्टिंग और डांसिंग थी, स्पेशली किलिंग के टाइम, उसकी वजह से ये मूवी कल्ट क्लासिक बनेगी। मूवी देखने के बाद शायद एक सवाल आपके मन में आए कि एबिगेल ड्रैकुला की बेटी कैसे है, उसकी माँ कौन है, उसकी बॉडी एक एज पर आकर क्यों रुक गई? तो इसका हिंट भी मूवी में दिया गया था। एबिगेल जन्म से वैम्पायर नहीं थी। ड्रैकुला को लगा कि मुझे एक बेटी चाहिए, तो उसने किसी बच्ची को पकड़ा, उसे बाइट किया और अपनी बेटी बनाकर रख लिया। लेकिन धीरे धीरे ये चाव भी उसका खत्म हो गया। पहले तो बोरिंग सी लाइफ थी, कुछ खास था नहीं करने को, लेकिन फिर नया दौर आया, नई चीजें आई तो ड्रैकुला उनमें बिजी हो गया। एबिगेल को फादर का प्यार चाहिए था, तो फिर उसने कुछ कदम उठाए जो हमने मूवी में देखे। एबिगेल को देखकर हमें लग रहा था कि इससे खौफनाक और क्या होगा, लेकिन जब आखिर में उसका बाप आया तो हमें आइडिया हुआ कि बाहरी दुनिया में क्या क्या चल रहा होगा। एबिगेल के कारनामे सारे बचकाने लगने लगे। डार्क यूनिवर्स फेल होने के बाद यूनिवर्सल अपनी क्लासिक मॉन्स्टर मूवीज को नया टच दे रहा है और इस बार कोई सिनेमैटिक यूनिवर्स नहीं बना रहा। अलग अलग डायरेक्टर्स को हायर कर रहा है जो अपने अपने विजन के हिसाब से इन क्लासिक मूवीज को नया टच दें। पिछले साल भी हमने देखा था रेनफील्ड और लास्ट वॉयज ऑफ द डिमेटर में, और सबसे पहले द इनविजिबल मैन आई थी ली वैनोल की 2020 में। आगे भी ऐसी बहुत सी मूवीज आने वाली है, जैसे नॉस्फेराटू, और एग्जैक्टली यही काम सैम रेमी ने भी शुरू कर दिया है इविल डेड के साथ। जल्दी रिजल्ट भी देखोगे। 2 मूवीज आने वाली हैं। तो बात करते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। $28 मिलियन के बजट में इसने कमाए $35.2 मिलियन, यानी कोई बहुत बड़ी हिट साबित नहीं हुई। 2 साल के अंदर ब्रैम स्टोकर की ड्रैकुला पर बेस्ड यूनिवर्सल की ये तीसरी मूवी है। इससे पहले आई थी रेनफील्ड और लास्ट वॉयज ऑफ द डिमीटर, और इसके बाद अभी आने वाली है नॉस्फेराटू। यूनिवर्सल ने पूरा जोर दे रखा है ड्रैकुला नॉवल पे। इसके अलावा अपने
क्लासिक मॉन्स्टर्स पर भी दे रखा है, क्योंकि अभी लीसा फ्रैंकेस्टाइन आई थी, कैथरीन न्यूटन उसमें भी थी। तो इस साल ये कैथरीन की सेकंड मूवी है जो क्लासिक यूनिवर्सल मॉन्स्टर पर बेस्ड है। कैथरीन ने बताया कि बॉडी से भरे पूल वाला जो सीन था उसे शूट करना सबसे ज्यादा मुश्किल था। पोल्टरगाइस्ट में भी था ऐसा ही सीन। रेडियो साइलेंस के साथ मेलिसा बरेरा की ये पहली मूवी है स्क्रीम मूवीज के बाहर, वैसे थर्ड है। समारा विविंग को भूल गए लगता है, या फिर वो बिजी हैं। एजरेल भी तो आने वाली है समारा की। किसी स्टूडियो के बजाय ये मूवी शूट हुई है डबलिन आयरलैंड के गिनीज मैनर में। ये मूवी 2 पार्ट्स में शूट हुई है, क्योंकि बीच में हॉलीवुड में स्ट्राइक हो गई थी, उसके चलते सभी मूवीज पर काम रुक गया था। इसकी शूटिंग स्टार्ट हुई थी 15 मई 2023 को और खत्म करनी पड़ी 14 जुलाई को। फिर दोबारा शुरू हुई थी 23 नवंबर को और खत्म हुई थी 14 दिसंबर को। इस पूरे टाइम में इस मूवी का नाम था ड्रैकुलास डॉटर ओरिजिनल। जनवरी 2024 में एबिगेल नाम रखा गया, और एबिगेल एक हिब्रू नाम है जिसका मतलब होता है माई फादर्स जॉय। ये एंगस क्लाउड की आखिरी फिल्म है। 31 जुलाई 2023 को उनकी डेथ हो गई थी। इस मूवी के पहले पार्ट की शूटिंग एंड होने के कुछ दिनों बाद ही, फिल्म अभी पूरी शूट भी नहीं हुई थी, फिर भी कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि एंगस के सारे सीन्स पहले ही शूट हो चुके थे। डायरेक्टर के मुताबिक ये रेडी और नॉट है स्टेरॉइड्स पे, क्योंकि ब्लड इसमें काफी ज्यादा यूज हुआ है। ब्लड कैनन्स तक यूज हुई है सेट पर, यानी खून की तोपें। रेडियो साइलेंस के साथ मेलिसा बरेरा की ये तीसरी मूवी है। हर मूवी में वो खून में सन जाती है और आखिर में जिंदा बच जाती है। लेकिन मेलिसा ने खुद बताया है कि आज तक जितनी भी मूवीज में उन्होंने काम किया या जितनी भी मूवीज देखी हैं, ये उनमें सबसे ज्यादा ब्लडी है। ब्रेन डेड भी ट्राई करिए। डायरेक्टर का भी सेम यही कहना है। वो तो सेट पर बार बार एक्टर से माफी मांगते थे इतना सारा ब्लड उनके ऊपर डालने के लिए। एबिगेल को बैले डांसर क्यों बनाया गया, इस सवाल पे राइटर स्टीफन शील्ड्स ने बताया क्योंकि वो बैलरीना से डरते हैं हमेशा से। बैलरीनास उन्हें अलग ही तरह की क्रिएचर्स लगती हैं उनके डांस की वजह से, टिपटोज पे खड़ा होना वो सब। तो जब उन्हें मौका मिला तब उन्होंने बैलरीना को सच में एक खून का प्यासा क्रिएचर बना दिया, एक वैम्पायर बैलरीना जो खून में कवर होकर नाचे, जैसा हमने देखा। तो ये फैसला काफी इफेक्टिव साबित होगा, क्योंकि जब हैलोवीन आएगी तब देखना कितनी लड़कियां एबिगेल बनेगी। अलीशा वियर की डांसिंग से डायरेक्टर्स इतने ज्यादा इंप्रेस हो गए कि मूवी के अंदर और ज्यादा डांस भर दिया। मूवी के अंदर अलीशा को 2 नामों से बुलाया गया, एबिगेल और एबी। जो बच्ची वाला वर्जन था उसे एबी, और जो खूंखार वैम्पायर वाला था उसे एबिगेल। इससे अलीशा को भी आसानी हुई कैरेक्टर को 2 अलग अलग तरह से परफॉर्म करने में। एबी के टाइम पे वो बहुत सॉफ्ट थी, पर एबिगेल की बारी पे अपनी आवाज को भी भारी कर लेती थी ताकि बच्ची जैसी साउंड ना करे। उसके दांत भी बहुत सोच समझ के रखे गए। वैम्पायर से अलग शॉक जैसे दांत रखे ताकि पता चले कितना डैमेज कर सकते हैं वैम्पायर्स, और वैसा दिखाया भी गया। बस 2 छेद नहीं करेंगे। उन सबको नाम दिए गए थे रैट पैक से लेकर, जो कि सेलिब्रिटीज का ग्रुप था 1960s में। बाद में पता चला कि वो सब रैट्स की तरह ही मेंशन में ट्रैप थे, और रैट्स मूवी के अंदर दिख भी रहे थे बार बार। इसकी ओपनिंग में जो म्यूजिक यूज हुआ है वो ओजी ड्रैकुला की ओपनिंग में भी यूज हुआ था 1931 में। फ्रैंक का असली नाम था एडम बैरेट, जो रेफरेंस है द गेस्ट और गॉडजिला एक्स कॉन्ग के डायरेक्टर्स एडम विंगार्ड और साइमन बैरेट का। इन दोनों ही मूवीज में डैन स्टीवंस ने काम किया है। लास्ट में एबिगेल के डैड को दिखाना चाहिए या नहीं, इस पे भी काफी डिस्कशन हुआ था, और आखिर में यही डिसाइड हुआ कि दिखाना चाहिए, ताकि पता चले कि एबिगेल तो कुछ भी नहीं, यानी जो कुछ हमने मूवी में देखा वो कुछ भी नहीं है। असली टेरर तो उसका डैड फैलाता है। तो ये थे कुछ अनसुने फैक्ट्स। आई होप आपको पसंद आए। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशन भी लैम्बर्ट की तरह अपना काम करती रहे। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहां आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा, और साथ ही बाकी जगहों पर भी जिनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे नीचे। कमेंट करके आप ये बताओ कि 2024 की अगर बाकी मूवीज से इसे कंपेयर किया जाए तो ये कहां पर आती है। जैसे नाइट स्विम हो गई, इमेजिनरी हो गई, उनके मुकाबले में आप इसे कहां पर रखोगे। कमेंट करके जरूर बताना। मैं आपसे मिलूंगा मंजूमल बॉयज के साथ, तब तक के लिए सबको बाय।